हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका देखिए विद्यालय भवन के लिए स्थान का चुनाव। इस टॉपिक को हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था, लेकिन इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करूंगी मैं। तो इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे इसी टॉपिक में कि देखिए विद्यालय भवन के लिए स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का को ध्यान रखना आवश्यक होता है, कि एक अच्छे भवन के व्यवस्था के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक है, और केंद्रों को खोलने के लिए स्थान और भवन जो भवन को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि भवन में कमरों एवं खेल के स्थान का आकार कितना बड़ा होना चाहिए। साथ ही ऐसी जो स्थान है जहाँ पर बच्चे 25 से 30 बच्चे लगभग भाग ले सकें। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे कि विद्यालय का भवन जो है किस तरह का होना चाहिए, वहाँ का आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, साथ ही विद्यार्थियों के लिए बैठने का प्रबंध आदि, इन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया था। तो हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक था विद्यालय भवन की रचना, कि विद्यालय भवन की रचना जो है वो EHVY आकृति की अधिक अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इससे जो होता है वेंटिलेशन वो अच्छी तरह से होता है, स्कूल में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और शुद्ध वायु का आवागमन रहता है। क्योंकि देखिए ई आकार के विद्यालय की भवन रचना अच्छी बताई गई है, क्योंकि इसमें कमरों के सामने बरामदा होता है, 2 खिड़कियां होती हैं, जिससे कि शुद्ध वायु और प्रकाश जो है वो पर्याप्त रूप से आ सके। तो इसी वाले विद्यालय भवन की रचना के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो इसका नेक्स्ट है नींव, कि विद्यालय भवन की नींव गहरी होनी चाहिए और नींव में कम से कम 1.5 फुट की कंक्रीट की तह लगी होनी चाहिए, और ऐसा करना नमी एवं भूमि स्थित वायु को भवन में आने से रोकने के लिए होता है। दीवार कि भवन की दीवारें पक्की होनी चाहिए, बाहरी दीवारों की मोटाई कम से कम 1.5 फुट होनी चाहिए, भीतर दीवारों पर भी प्लास्टर होना चाहिए और उसके बाद उनको रंगवा देना चाहिए। छतें, विद्यालय भवन की छतें सुदृढ़ होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के ऊपर अधिक सर्दी या गर्मी का प्रभाव ना पड़ सके, और नालियाँ एवं प्रणालियाँ ऐसी लगी होनी चाहिए जिससे बरसात का जो जल है वो सरलता से वहाँ से बह सके। यानी कि छतों पर नालियों की व्यवस्था सही होनी चाहिए, ताकि जो जल है वो बरसात का जल है वो पानी वहाँ पर रुके नहीं, स्टोर ना हो। फर्श कि विद्यालय भवन का फर्श चिकना होना चाहिए, उसमें फिसलन नहीं होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ों है, देखिए चिकना तो होना चाहिए, उबड़ खाबड़ या गड्ढे वाला नहीं होना चाहिए, अन्यथा बच्चों को चोट लगने का डर है, गिरने का डर हो सकता है। लेकिन साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है कि उसमें फिसलन भी नहीं होनी चाहिए, और इस पर प्लास्टर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्लास्टर होने से फर्श की सफाई करना आसान होता है। सीढ़ियाँ, यदि विद्यालय का भवन 2 मंजिला है तो उसमें इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनाई जाएं कि 4 से 6 फुट तक चौड़ी हो, 1 फुट गहरी तथा आधा फुट ऊंची हो, तथा उसकी दोनों ओर दीवार हो, जिससे बालकों के गिरने का डर न हो, यानी कि दोनों तरफ सहारा होना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियाँ, विद्यालय भवन में दरवाजे और खिड़कियाँ पर्याप्त होने चाहिए, जिससे कि कमरों में पर्याप्त प्रकाश आ सके, वायु का आवागमन संचार हो सके। साथ ही इनमें कम से कम जो है देखिए विद्यालय के भवन में जो है दरवाजे और खिड़कियाँ कम से कम 2 प्रमुख प्रवेश द्वार होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही प्रकाश भली भांति कमरे में पहुंच सके, इसके लिए खिड़कियों की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय के कक्ष की बात करें कि जो विद्यालय के कक्ष हैं, विद्यालय भवन के कक्ष इतने बड़े होने चाहिए कि प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 225 घनफुट स्थान हो। एक विद्यार्थी के लिए 5 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा स्थान होना चाहिए, और कमरे की ऊंचाई भी लगभग 15 फीट ऊंची होनी चाहिए, यानी कि जो कमरे की छतें हैं, कमरे की ऊंचाई जो है वो ऊंची होनी चाहिए। कक्षा संपूर्ण चतुर्भुज आकार की होनी चाहिए, और उनकी लंबाई चौड़ाई की जो लंबाई होती है यानी कि वो चौड़ाई की 1.25 गुनी हो तो अच्छा होता है। कक्षा के कमरों में छात्रों को इस तरह उठना बैठना चाहिए कि उसकी छोटी दीवारें उनके मुख की ओर हों और लंबी दीवारें उनके दाएं बाएं होंगी। इस तरह बैठने से ये लाभ होगा कि विद्यार्थी को पर्याप्त वायु एवं प्रकाश प्राप्त हो सकेगा। देखिए अध्यापक कक्ष जो विद्यालय है उनमें अध्यापकों के लिए भी एक अलग से कक्ष होना चाहिए। इस कक्ष में वे अवकाश के समय विश्राम कर सकते हो। साथ ही एक
उनके जो कमरों के साथ एक अटैच टॉयलेट होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए तथा वस्त्र बदलने का भी एक छोटा कक्ष होना चाहिए। प्रधान अध्यापक के लिए एक पृथक कक्ष होना चाहिए जिससे स्कूल का कार्यालय संयुक्त हो सके उसमें, यानी कि जो प्रधान अध्यापक होते हैं उनके लिए भी एक अलग से कक्ष होना चाहिए। जो जो कक्ष है वो स्कूल कार्यालय से संयुक्त होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो प्रधान अध्यापक का जो कक्ष है वो बिल्कुल अलग सेपरेट में जाके बना दिया जाए। चिकित्सक के निरीक्षण का कक्ष की एक, जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट एड रूम होता है जहाँ पर बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है। प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की डॉक्टरी परीक्षा के लिए अलग कक्ष का होना आवश्यक है। इस कक्ष में वे सब यंत्र होने चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थियों की आँख, नाक, कान, गले तथा शरीर के अन्य अंगों का परीक्षण भी किया जा सके, यानी कि एक मेडिकल रूम जैसा होता है बच्चों का जहाँ पर जांच की जा सकती है, कोई उनको दिक्कत होती है तो वहाँ पर उनको आराम कराया जाए। भोजन का कक्ष, अच्छे विद्यालय में भोजन के कक्ष की भी आवश्यकता रहती है। भोजन का यदि अलग कक्ष है तो उसमें विद्यार्थी अवकाश के समय अपने घर से लाया हुआ खाना भी खा सकते हैं, और यदि विद्यालय ऐसा है जिसमें खाना विद्यार्थी के लिए पकता है तो भोजन कक्ष के साथ ही एक रसोई घर तथा एक भंडार घर भी होना चाहिए। शौचालय एवं मूत्रालय, प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए। छात्र एवं छात्रों के लिए भी इनकी पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। इनका फर्श सीमेंट का बना होना चाहिए तथा इनका ढलान दरवाजे की तरफ होना चाहिए जिससे जो जल है वो फौरन बह जाए, और दीवार भी चिकनी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो फ्लश पद्धति की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह स्थान ऐसे जहाँ पर पर्याप्त प्रकाश और वायु आ सके। व्यायामशाला, प्रत्येक विद्यालय में एक व्यायामशाला का होना भी आवश्यक है। इसके लिए काफी बड़ा कक्ष होना चाहिए जो हवादार हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आ सके। खेल का मैदान, देखिए खेल का मैदान, बच्चों के विद्यालय में खेल का मैदान होना आवश्यक है और बड़ा होना चाहिए ताकि वहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी जो है वो संगठित होकर, यानी कि एक साथ इकट्ठे होकर खेल सके। मैदान खुला हुआ होना चाहिए। प्रत्येक बालक के लिए 2530 वर्ग फीट का स्थान हो तो ठीक है, परंतु कोशिश यही होनी चाहिए कि इससे अधिक स्थान प्रत्येक बालक को प्राप्त हो सके, और उस मैदान में गड्ढे नहीं होने चाहिए ताकि जिससे उसमें बरसात का गंदा जल भर जाता है तो उससे क्या होगा, इससे बालकों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है गंदे जल से, और साथ ही यानी कि वो देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है, और साथ ही अगर मैदान में गड्ढे होंगे तो बच्चों को इससे चोट लगने का भी आशंका रहती है। जलाशय, एक आदर्श विद्यालय में जलाशय का होना भी आवश्यक है। जलाशय में बालक तैरते हैं, यानी कि और तैरने से मनोरंजन के साथ साथ उनका व्यायाम भी हो जाता है। और जलाशय के आकार के संबंध में यदि याद रखना चाहिए कि यह कम से कम 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा हो, और जलाशय की चारों ओर सीढ़ियाँ बनी होनी चाहिए, और इसके जल को समय समय पर बदलते रहना भी चाहिए। तो गाइस, आज हमने बात की कि जो भवन निर्माण के लिए विद्यालय की भवन की रचना के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नींव है, फर्श है, दीवारें हैं, छतें हैं, ठीक है, विद्यालय कक्ष है, मैदान है, खेल के मैदान, व्यायाम कक्ष है। तो इन सब चीज़ों को पर ध्यान रखकर ही एक विद्यालय भवन की रचना अच्छी बनाई जा सकती है ताकि वहाँ पर बालकों को जो है उचित तरह से शिक्षा प्रदान की जा सके, साथ ही खेल के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास भी किया जा सके। क्योंकि देखिए जहाँ बालक इतना टाइम समय स्पेंड करता है विद्यालय भवन की रचना के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उनको इस तरह से निर्माण करना चाहिए, उनका इस तरह से उनका नक्शा बनवाना चाहिए कि ताकि जो है वो जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनकी जो है सुविधा की दृष्टि से वो सही हो। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।